हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IASPCS अकेडमी में। हमारा भारतीय संविधान का चैप्टर चल रहा है और इसमें हम महान्यायवादी को आज पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पद हैं उसमें से एक महान्यायवादी भी है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी के कार्य क्या हैं और महान्यायवादी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो महान्यायवादी में हम दो आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88, 76 और 88। आर्टिकल 76 में जहाँ राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात होती है और वहीं पर 88 में उनसे संबंधित अन्य पक्ष की बात है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, फिर उसके बाद उनका कार्यकाल किस प्रकार से होता है और फिर वो क्या कार्य करते हैं और फिर उसके बाद महाधिवक्ता को भी आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और यदि उनको हटाने की बात की जाए तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब राष्ट्रपति चाहे वो तब हटा सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। फिर उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की योग्यता है वही योग्यता महान्यायवादी की भी है। यदि महान्यायवादी बनना है किसी व्यक्ति को तो उसकी योग्यता वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता है यही, यदि कोई व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा यानी कि कम से कम 5 साल जज रहा हो, कहाँ पर? हाई कोर्ट में, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील के तौर पर कार्य कर चुका हो। ये मतलब क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की। यदि ये दोनों नहीं है तो एक और है, राष्ट्रपति के नज़र में एक विधि विशेषज्ञ हो। तो ये 3 योग्यताएं हैं सुप्रीम मतलब एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने। उसके अलावा और भी बहुत सारी योग्यताएं हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, उसके अलावा वह दिवालिया या पागल ना हो, या इस तरह की और भी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की योग्यता है वही योग्यता किसकी है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनकी योग्यता होनी चाहिए, उतनी योग्यता होनी चाहिए। और ये जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और इनका जो कार्य है वह क्या है? भारत सरकार को विधि संबंधित जो परामर्श होता है, विधि संबंधित परामर्श, कानून से संबंधित परामर्श, क्योंकि बहुत सारे एक्ट होते हैं, कानून बनते हैं, उसके अलावा फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि विधि से संबंधित परामर्श की आवश्यकता पड़ती है सरकार को। तो इसलिए विधि से संबंधित परामर्श के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और इसके अलावा भारत सरकार के बहुत सारे केस चल रहे होते हैं अलग अलग न्यायालय में। तो उस न्यायालय में वो जाकर भारत सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हैं, यानी कि भारत सरकार का ये वकील हैं जो कि केस लड़ते हैं भारत सरकार की तरफ से। तो यह तो इनका कार्य है। फिर उसके बाद आर्टिकल 88 की यदि बात करें तो इसमें संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। ये जो अटॉर्नी जनरल हैं वह संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, यानी कि उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें मतलब मत देने का अधिकार नहीं। यदि वोटिंग किसी बात पर हो तो उसमें वोट देने का अधिकार इनका नहीं है, जो महान्यायवादी हैं इनकी अटॉर्नी जनरल की। फिर उसके बाद संसद की किसी भी समिति का ये सदस्य बन सकते हैं, मतलब किसी भी सदन में भाग भी ले सकते हैं। उसकी समिति जो होती है संसद की
उसमें मतलब किसी भी सदन का सदस्य बन सकते हैं, लेकिन वो मत नहीं दे सकते। फिर सॉलिसिटर जनरल जो होता है वह महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के सहायता के लिए होता है। एक अकेला अटॉर्नी जनरल कितना केस लड़ पाएगा? भारत सरकार मतलब वो सरकार की बहुत सारी और भी मतलब कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में की, कुछ केस बहुत सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें होंगी, तो अकेले वो कहाँ कहाँ लड़े मतलब जा पाएगा। तो इस कारण से सॉलिसिटर जनरल एक तरह से सहायता के लिए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सब सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। सॉलिसिटर जनरल के अलावा भी अन्य सॉलिसिटर जनरल भी एक तरह से नियुक्त किए जाते हैं। ये सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। फिर ये लोक सेवक नहीं है, जैसे IAS IPS वगैरह लोक सेवक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी यानी कि पब्लिक सर्विस, लेकिन जो कि ये नहीं है। फिर और इनका वेतन जो होता है संचित निधि से ही आता है। फिर ये भारत के पहले महान्यायवादी यानी कि पहले अटॉर्नी जनरल भारत के कौन थे? वो MC सीतलवार उनका नाम है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल का क्या नाम है? MC सीतलवार। और वर्तमान में के वेणुगोपाल जो कि 15वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं। वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं जो कि 15वें हैं। तो यह तो थी हमारी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित तथ्य। इसके बाद हम महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के बारे में देखने वाले हैं। राज्य में एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। सेम टू सेम है, जैसा ये महान्यायवादी है उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता है। तो राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और उनकी योग्यता क्या होगी? उनकी योग्यता हाई कोर्ट में जज बनने की होगी। यानी कि हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं उनकी जो योग्यता होती है वही इनकी योग्यता होगी महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की। तो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या होती है? तो ये तो जो हाई कोर्ट जिस समय हम पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी जान लीजिए कि हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं उनकी योग्यता होती है कि हाई कोर्ट में वो 10 साल से एडवोकेट रह चुके हैं, मतलब वहाँ कार्य कर चुके हैं। सॉरी 10 नहीं 5 साल, शायद 5 साल ही है। और इसके अलावा ये जो राज्य सरकार की जिस तरह से सिविल सर्विसेज होती है उसी तरह से ये मतलब जज बनने की जो एक प्रक्रिया होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज जिसे बना जाता है, तो उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी कि 10 साल से आप उसके अधिकारी रहे हों। तो ये हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता होती है। मतलब 5 साल तक वकील हों या मतलब 5 साल तक वकील हो या 10 साल तक आप इंडियन तो नहीं, ये स्टेट जुडिशियल सर्विस के आप अधिकारी रहे हों, या राज्यपाल के नज़र में आप विधि के विशेषज्ञ हों। तो हाई कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता है वही है महाधिवक्ता की योग्यता, एडवोकेट जनरल की। फिर ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत थे उसी प्रकार से यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और ये इनका कार्य क्या है? राज्य सरकार को, वो जिस राज्य के महाधिवक्ता होंगे उस राज्य सरकार को विधि संबंधित परामर्श देना इनका कार्य है। फिर आर्टिकल 177 या तो 165 था, फिर 177 में क्या है? जिस प्रकार से यहाँ पर संसद में ये भाग ले सकते थे उसी प्रकार विधानमंडल में ये भाग ले सकते हैं, और उनकी जो समिति होती है उनके सदस्य भी बन सकते हैं। लेकिन विधानमंडल में जो
वोटिंग हो रहा है, यानी कि मत जो दिया जाता है, उस मतदान में भाग नहीं ले सकते, यानी कि मत देने का अधिकार इनका नहीं है, ये मत नहीं दे सकते। और इनकी सहायता के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार से इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और इसका भी उल्लेख संविधान के किसी भाग में नहीं है। तो हमने आज महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, फिर उसके बाद राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं एडवोकेट जनरल, इन दोनों को पढ़ा। और इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 76 और 88, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखने योग्य, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जनरली। और आर्टिकल 165 और 177, यह भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।